पॉइंट में आज हम लोग अम्ल, भस्म एवं लवण जो एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी को क्या करेंगे आगे ले चलेंगे। यानी कि हमारा केमिस्ट्री का है क्लास 10 का चैप्टर 2 है, केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है क्लास 10 का। और आज का जो मेरा वीडियो है यह पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट 1 में पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज के वीडियो में हम लोग क्षार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भस्म को क्षारक बोला जाता है, ठीक है। अब भस्म बोलिए या क्षारक बोलिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में बेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेसिस बोला जाता है, ठीक है। अब बेसिस को अल्कली भी कहा जाता है। बेसिस को क्या बोला जाता है? अल्कली भी कहा जाता है, ठीक है। जो ये अल्कली शब्द है ना, यह अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना हुआ है, ठीक है। अल्कली जो शब्द है यह किससे बना हुआ है? तो अरबी भाषा के शब्द अल्क्यूली से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे का राख, ठीक है। तो देखिए आपको राख आप लोग देखे हैं, सभी कोई राख देखे होंगे। तो राख अगर कभी काल देखे होंगे अचानक से या कभी काल धोखाधड़ी आपके मुंह में चल जाता है तो क्या लगता है? कड़वा लगता है, ठीक है। तो इससे तो हमको मालूम चल गया जो भस्म होगा वह क्या होगा? कड़वा होगा। यानी कि स्वाद में क्या होगा? स्वाद में जो होगा क्या होगा? खारा होगा या कड़वा होगा, या क्या होगा? कड़वा होगा, ठीक है। तो भस्म का जो गुण होता है वह क्या होता है? खारा या कड़वा होता है। जैसे आम का गुण था कि वह क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। तो भस्म का क्या गुण होगा? या स्वाद में खारा होगा या कड़वा होगा, ठीक है। जैसे कुछ भस्म का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे चूना का आप देखें, चूना क्या है? हमारा भस्म है। अगर यह आप रखिए कभी आप इसको मुंह में रखिएगा तो क्या करेगा? आप रखिएगा तो आपको कैसा फील होगा? कड़वा फील होगा। नहीं, आप यहाँ शैम्पू ले लीजिए जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कभी काल आप नहाए होंगे या नहाते होंगे, ठीक है। तो कभी आपके साबुन का पानी अगर मुंह में चला गया होगा तो आपको अजीब लगता होगा, यानी कड़वा लगता होगा, ठीक है। यानी कि भस्म क्या होता है? कड़वा होता है। तो हमारा साबुन भी है, उसमें क्या होता है? भस्म होता है। इसी तरह खाने वाला सोडा, धोअल सोडा सब क्या है? भस्म के उदाहरण, यानी कि क्षार के उदाहरण। यह सब क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है। चलिए हम आगे अब चलते हैं भस्म के डिफिनेशन पर। तो भस्म का परिभाषा हम लोग कैसे लेंगे? देखिए भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जो अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, ठीक है। तो ये फिर से भस्म कैसे डिफिनेशन दीजिएगा भस्म का? तो बोलिएगा भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, ठीक है। तो भस्म क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। तो जैसे साबुन क्या होता है? कड़वा होता है। नहीं, साबुन का यूज कीजिएगा जब घुलिएगा तो क्या होता है? जब साबुन घुलेगा पानी में ना, और वह पानी जब पानी में घुल जाएगा या तो आप उसको आपके मुंह में कभी जाएगा ना तो थोड़ा क्या लगेगा? कड़वा लगेगा। यानी साबुन क्या होता है? जो साबुन होता है ना वो भास्मिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए अम्ल क्या करता था? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? भस्म है। तो भस्म क्या करेगा? लाल को नीला करेगा। अम्ल नीले को लाल करता था और भस्म क्या करता है? लाल को नीला करता है, ठीक है। जो अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। तो जैसे हम पिछले आपको वीडियो में बता चुके थे कि अम्ल क्या करता है? अम्ल भस्म के प्रभाव को कम करता है, नहीं, और भस्म क्या करता है? अम्ल के प्रभाव को कम करता है। यानी अगर हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमको क्या करना होगा? भस्म का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि क्षारा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भस्म को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? तो उनके शक्ति के आधार पर। शक्ति के आधार पर भस्म को दो भाग में बांटा गया है। पहला है प्रबल भस्म और दूसरा है दुर्बल भस्म।
प्रबल भस्म को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं और दुर्बल भस्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रबल भस्म में कुछ उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, यह क्या है, प्रबल भस्म का उदाहरण है। अब आइए दुर्बल भस्म का उदाहरण देख लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, और इसके एग्जांपल है मगर हम कम लिखे हैं, छोड़िए करके। तो एक बार फिर से भस्म को उसके शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रबल भस्म, ठीक है, दूसरा दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, प्रबल भस्म को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, दुर्बल भस्म को हम वीक बेस बोलते हैं। ठीक है, प्रबल भस्म के कुछ उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि, मतलब इसके अलावा और भी हो सकता है। दुर्बल भस्म का उदाहरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि, यानी कि इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। अब हम जानेंगे कि प्रबल भस्म किसे कहेंगे और दुर्बल भस्म किसे कहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। ये प्रबल भस्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो आइए हम प्रबल भस्म के बारे में जानते हैं कि प्रबल भस्म क्या होता है। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन दिया है प्रबल भस्म का। तो वे भस्म जो जल में घुलकर अधिक संख्या में OH पर माइनस आयन देते हैं प्रबल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब भस्म को आप जल में घुलाइएगा ना तो क्या देंगे, OH पर माइनस देंगे, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है हमको, प्रबल भस्म का। अगर भस्म को आप जल में घुलाइएगा तो क्या देगा, OH पर माइनस देगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या बता रहा है हमको, वे भस्म जो जल में घुलकर अधिक संख्या में OH पर माइनस दे। तो आप भस्म को घुलाइएगा तो OH पर माइनस तो देगा, अधिक देगा कि कम देगा ये बात हमको पता नहीं है। कौन से भस्म को घुलाए जल में कि वह अधिक OH पर माइनस दे, और कौन से भस्म को घुलाए कि वह जल में घुलकर OH माइनस कम मात्रा में दे, तो ये बात हमको मालूम नहीं है। मगर थोड़ी देर के बाद वो भी मालूम चल जाएगा कि कौन से भस्म को आप जल में घुलाइएगा तो अधिक संख्या में आपको OH माइनस देगा, और कौन से अम्ल को आप घुलाइएगा जल में कि वह कम संख्या में OH माइनस दे। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रबल भस्म, तो वे भस्म जो जल में घुलकर अधिक संख्या में OH माइनस यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल भस्म कहलाते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जल में घुलाइएगा ना तो ये अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब इसको आप जल में घुलाइएगा तो ये क्या देगा, Na प्लस OH माइनस, तो यही है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ठीक है। उसी तरह आप इसको आप घुलाइएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जल में तो यह भी क्या देगा, तो इसको भी जब जल में घुलाइएगा तो यह भी आपको हाइड्रोक्साइड देगा, यानी कि जो देगा काफी अधिक मात्रा में देगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे हमारा है दुर्बल भस्म यानी कि वीक बेस। तो दुर्बल भस्म किसे कहते हैं, तो वे भस्म जो जल में घुल कर कम संख्या में OH पर माइनस आयन देते हैं दुर्बल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रबल भस्म क्या होता है, तो वे भस्म जो जल में घुलकर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं प्रबल भस्म कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है दुर्बल भस्म, तो बोलिएगा वे भस्म जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस देते हैं क्या कहलाते हैं, दुर्बल भस्म कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। देखिए हम लोग अम्ल एवं भस्म की परिभाषा पढ़ चुके हैं। ठीक है, मगर अम्ल और भस्म की परिभाषा जो हम लोग पढ़े हैं ना वो उसके गुणों के आधार पर पढ़े हैं। ठीक है, मगर आज जो पढ़ेंगे अभी जो पढ़ेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा पढ़ेंगे। अब पूछेंगे आर्हेनियस कौन है, तो आर्हेनियस एक साइंटिस्ट है यानी कि एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर है, हम लोग पहले जानते हैं अम्ल के बारे में। ठीक है, अम्ल का डिफिनेशन देते हैं कि अम्ल क्या है, किसके अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, तो कोई आपसे अम्ल का परिभाषा पूछे तो आप क्या बोलिएगा, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ये भी आपका डिफिनेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, या हम जो पीछे बताए हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो दोनों परिभाषा सही है, मगर देखिए अंतर क्या है। तो ये जो परिभाषा है ना, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह आर्हेनियस के अनुसार है,
और वो जो परिभाषा दिए हम वह अम्ल के गुण के आधार पर है, ठीक है। अब गुण के आधार पर कैसे है, तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, तो अम्ल का गुण होता है तो क्या हुआ, खट्टा होता है। इसलिए हम जो अम्ल का डिफिनेशन जो दिए हैं पिछला, वह क्या गुण के आधार पर है, और यह जो है आर्हेनियस के अनुसार है, ठीक है। तो अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जैसे HCl, HNO3 आदि। देखिए HCl को जब जल में जब हम घुलाए हैं तो क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है, ठीक है, दिया है कि नहीं। उसी तरह HNO3 को जब जल में घुलाइएगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, यानी कि किस रूप में टूटेगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन यानी कि H पर प्लस और NO3 पर माइनस के रूप में टूटेगा। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घुलाइएगा तो यह हाइड्रोजन आयन और साथ में क्लोरीन आयन इस Cl पर माइनस देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बात हम बहुत लिखे हैं, बहुत मेन बात, यहाँ पे एक बहुत मेन बात, इंपॉर्टेंट बात लिखे हैं, इसको नोट में बताएं। देखिए क्या दिया, हाइड्रोजन आयन यानी कि H पर प्लस जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आयन है ना, जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से यानी कि फ्री नहीं रह सकता है, ठीक है। यह जल के अणुओं से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यह क्या करता है, जो H प्लस है ना, यह जल के अणुओं के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, और जुड़कर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन, जिसका सूत्र क्या होता है, H3O+, ठीक है, बना देता है। हम लोग आर्हेनियस के अनुसार भस्म के परिभाषा को देखते हैं। देखिए आर्हेनियस के अनुसार भस्म क्या है, तो भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH को माइनस देता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट भस्म की परिभाषा पढ़े हैं पीछे कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो वह जो भस्म का परिभाषा ना, वह उसके गुण के आधार पर है, मगर यह किसके आधार पर है, तो यह आर्हेनियस के अनुसार है, ठीक है। तो आर्हेनियस के अनुसार भस्म क्या है, तो आर्हेनियस के अनुसार भस्म वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH को माइनस देता है, जैसे NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। देखिए यहाँ पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाए हैं तो क्या दिया है, Na+ और OH का माइनस दिया है यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, ठीक है। उसी तरह KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में घुलाइएगा तो क्या देगा, K पर प्लस और OH का माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ नोट में हम लिखे हैं जो काफी मेन बात है और एग्जाम इसमें से कितना बार पूछ चुका हुआ है, और यह जो नोट है ना काफी भीगी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक नंबर हमारा नोट, सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को आप मन में से हटा दीजिएगा कि जितने भी भस्म वो सब जल में घुलनशील होंगे, यह बात को हटा आप दिमाग से हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर नोट में क्या है, सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते, तो ये बात आप याद रखिएगा कि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। अब दूसरा में आइए, तो जल में घुलनशील भस्म या क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो देखिए सभी भस्म तो जल में घुलता नहीं है, सही बात है, मगर कुछ ऐसे भस्म है जो जल में घुलता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्षार कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्षारक या क्षारक यानी कि भस्म NOH, KOH, CaOH का होल 2, NH4OH इत्यादि क्षार है, ठीक है। एक बार फिर से, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि ये सब क्या है, क्षार है, ठीक है। चलिए हम तीसरे नोट पर चलते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ध्यान से सुनिए, कारण सभी क्षार जो है ना क्षारक होते हैं। देखिए क्षार, तो क्षार क्या है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार है। तो सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। इस सब कभी ये सब क्या है, यह सब हमारा क्षार है, तो हम इसको क्षारक भी बोल सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षारक को आप क्षार नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।